वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का क्वेश्चन है, इस इकाई के आधार पर उन बिंदुओं की पड़ताल कीजिए जिसके आधार पर प्रेमचंद स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि समाज में स्त्री तथा पुरुषों के अधिकारों के मध्य अत्यधिक विषमता है, जिसके कारण पुरुष स्त्री को सदैव अपनी अधीनता में रखते हुए उस पर अपने अधिकारों का प्रयोग करना भी नहीं भूलता। यद्यपि यह बात जानता है कि स्त्री के बिना वह अधूरा है। भारत में कथाकार प्रेमचंद ऐसी ही जागृति के महत्वपूर्ण लेखक हैं, जिन्होंने फरवरी 1931 में लिखे अपने एक लेख नारी जाति के अधिकार में स्पष्ट किया था कि पुरुषों ने नारी जाति के स्वत्वों का अपहरण करना शुरू किया, लेकिन राष्ट्रीयता और सद्बुद्धि की जो लहर इस समय आई हुई है वह इन तमाम भेदों को मिटा देगी और एक बार फिर हमारी माताएं उसी ऊंचे पद पर आरूढ़ होगी जो उनका हक है। प्रेमचंद अपने इसी लेख में स्त्रियों में व्याप्त गहरे असंतोष को इन्हीं की इच्छानुसार शमन करने की बात करते हुए इस पर रेखांकित करते हैं। पिता की संपत्ति में भी पुत्रों पुत्रियों का एक समान अधिकार हो। पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का समान अधिकार हो तथा स्त्री अपनी इच्छानुसार उसका प्रयोग कर सके। एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू हो तथा इसके अंतर्गत कोई पुरुष पत्नी के लिए जीवन काल में दूसरा विवाह न कर सके। है तालाक के समय स्त्री पुरुष की संपत्ति में आधी संपत्ति प्राप्त करे और यदि मोरूसी जायदाद हो तो उसके एक अंश पर स्त्री का अधिकार होना चाहिए। तलाक कानून जल्दी जारी किया जाए और इसमें स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार हो। इस प्रकार प्रेमचंद के स्त्री पुरुष अधिकारों की समानता के विषय में विचार अत्यंत क्रांतिकारी तथा दूरदर्शी थे और उन पर तत्युगीन स्त्री आंदोलन की वैचारिकता का स्पष्ट प्रभाव भी परिलक्षित होता है। सामाजिक समानता ही समाज को स्थिर रख सकती है, परंतु समाज के प्रत्येक क्षेत्र शिक्षा, अर्थ, धर्म और राजनीति में विषमता की गहरी खाई है। धर्म में धूर्त धार्मिक भेदभाव उत्पन्न कर दिया है। समाज में इसी विषमता का शिकार नारी भी है। प्रेमचंद की नारी के प्रति गहरी और अटूट श्रद्धा है। वह नारी को प्रेरणामयी और शक्ति का स्रोत मानते हैं, इसीलिए वह पुरुष की अग्रणी बनकर सामने आती है। वह सभी दृष्टियों से
पुरुष की तुलना में श्रेष्ठ साबित होती है। प्रेमचंद ने कभी भी नारी को वासना पूर्ति का साधन नहीं माना। वह विवाह के लिए पवित्र बंधन में ही नारी पुरुष की जीवन की सार्थकता समझते हैं। इन सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए, अपने अधिकार और न्याय के लिए स्त्री के लिए भी आवाज उठाना और संघर्ष करना जरूरी है। यह कार्य समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, उसे सहन करते जाना उससे भी बड़ा पाप है। लेकिन इस हक की लड़ाई के लिए कौन से साधन अपनाए जाएं? प्रेमचंद ने इस पर भी विचार किया है। प्रेमचंद ने एक सीमा तक तो समझौते और शांति के साधन को अपनाने के पक्ष में ही अपना रुझान प्रकट किया है। अनीति पर अनीति से नहीं, नीति से विजय पा सकते हैं। प्रेमचंद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों के पक्षधर थे। अगर पुरुष स्त्री के प्रति ईमानदार नहीं है, वह अपनी पत्नी को धोखा देता है, विलासिता में डूबा रहता है, पत्नी के प्रति अपने दायित्वों को स्वीकार नहीं करता, तो ऐसे पुरुष को स्त्री को भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जीवन का शाप कहानी में उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों को आर्थिक पृष्ठभूमि में अंकित किया। उन्होंने सतीत्व की परंपरावादी मान्यता पर प्रहार करते हुए स्त्री के अधिकारों को नवीन आयाम दिया है। इस कहानी में प्रेमचंद यह बताते हैं कि धन कैसे ऐयाशी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। प्रेमचंद यह भी मानते हैं कि ऐयाशी आर्थिक विषमता का परिणाम है। इस कहानी की नायिका कहती है, मैं बहुत दिनों पापा के इलाके में रही हूँ। चारों तरफ किसान मजदूर रहते हैं। बेचारे दिन भर पसीना बहाते थे, शाम को घर जाते थे। ऐयाशी और बदमाशी का कहीं नाम ना था। और यहाँ शहर में देखती हूँ कि सभी बड़े घरों में यही रोना है। सबके सब हथकंडों से पैसा कमाते हैं और अस्वाभाविक जीवन बिताते हैं। प्रेमचंद स्त्री के आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों के भी पक्षधर थे। वे यह मानते थे कि कानूनी तौर पर आर्थिक अधिकार न होने के कारण स्त्रियों को अधिक कष्टकारक जीवन जीना पड़ता है। बेटों वाली विधवा में पति के मरने के बाद स्त्री का अपने लड़कों द्वारा जिस तरह अपमान होता है, उसके मूल में स्त्री की आर्थिक परालभता ही है। कुसुम कहानी में नायिका कुसुम द्वारा किया हुआ स्त्री पुरुष संबंधों का आर्थिक विश्लेषण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा प्रेमचंद ने स्त्री शोषण का सही ऐतिहासिक विश्लेषण किया है। इसलिए इसी कहानी में कुसुम के जीवन की त्रासदी से ममहर्त होकर लेखक कहता है, जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार समान ना होंगे, ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे। सुखमय दाम्पत्य की नींव अधिकार साम्य पर ही रखी जा सकती है। इस वैषम्य में प्रेम का निवास हो सकता है। मुझे तो इसमें संदेह है। हम आज जिसे स्त्री पुरुष में प्रेम कहते हैं, वह वही प्रेम है जो स्वामी का अपने पशु से होता है। पशु सिर झुकाए काम के लिए चला जाए, स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा, इसकी देह भी सहलाएगा, इसे आभूषण भी पहनाएगा। लेकिन जानवर ने जरा चाल धीमी की
तो गर्दन टेढ़ी की तो मालिक का चाबुक पीठ पर पड़ा, इसे प्रेम नहीं कहते। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद की स्त्री पुरुष की समानता पर विचारों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।